गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी जो है सीटेट के विगत वर्ग के जो क्वेश्चन पेपर है 22/12/2021 का जो सीबीटी मोड में जो है कराया गया था सीबीएसई के द्वारा, इन क्वेश्चंस को आज हम लोग एक एक करके जो है सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर हम सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और कोशिश किया जाएगा कि इन्हें 30 मिनट्स में ही हम लोग क्या करें, आसानी से कर लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। ऑप्शन 2 है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन 3 विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है वो है आपका कि विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे। इसका सही राइट जवाब क्या होगा? तो अभी तक आप लोगों ने इसका राइट जवाब आपने बता दिया होगा और जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, अर्थात यानी तीसरा ऑप्शन सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पहला है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। देखिए, कहने का मतलब विवेचनात्मक चिंतन का मतलब है कि जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रयोग करेगा। आपने 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी एक बंद सिरा वाले और एक खुले सिरा वाले प्रश्न, जिसे हम अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में भी जानते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वो क्यों। तो ये क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिमाग लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछ रहा है क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो यहाँ उसको अपने अपने विचार बच्चे देंगे। लेकिन अगर दूसरा देखा जाए कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, तो आसानी से कोई भी बच्चा जो है 10 राज्यों के नाम जो है आपको आसानी से बता देगा। तो यहाँ हमें अपसारी चिंतन के बारे में सोचना है, ना कि अभिसारी चिंतन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है हमको देखना है। 2 से 10 तक के पढ़ा लिखो, आसानी से कर देगा। दी गई कविता का स्मरण करो। देखो, ये जो सुस्मरण करना या फिर जो है लिखना या फिर जो है उसको याद करना, ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये तो ऐसे ही बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल क्या है, आपका राइट है। तो इसलिए जो है यहाँ का क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्न नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। यानी विकास का जो चरणीय सिद्धांत होता है, जो स्टेजेस वाइज होते हैं, वो क्या होता है? निरंतर होता है, अनिरंतर होता है, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक होते हैं, या विकास की प्रक्रिया संबंधित वातावरण कारक होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग सही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर बनेगा, देखिए, अगर ऐसा कहे कि जब जीन पियाजे या किसी भी अगर नाम ले ले, किसी भी मनोवैज्ञानिक का, यहाँ पर अगर किसी वैज्ञानिक का अगर नाम ले लेता, तो यहाँ पर जो विकास हो जाएगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, अर्थात विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर उसने किसी भी तरह का जो है नाम नहीं लिया है। तो अगर नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो चरणीय सिद्धांत दिया हुआ है, जो चरण दर चरण, यानी जिन जिन लोगों ने भी स्टेजेस वाइज में बांटा हुआ है, तो स्टेजेस की जब भी बात करेगा विकास के बारे में, तो वो हमारा विकास जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, कि यह जो है एक क्या है आपका अनिरंतरित, यानी अनिरंतरता का जो सिद्धांत ये हो जाएगा कि विकास का ये जो सिद्धांत है वो अनिरंतर सिद्धांत है। अर्थात यहाँ पे जब भी चरण, कोई भी, चाहे जीन पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, जिसने भी जो है एरिक एरिक्सन है, जिसने भी डेवलपमेंट को जो है स्टेजेस में बांट दिया है, उन सब के अकॉर्डिंग जो है विकास का जो ये सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत होता है वो एक अनिरंतरता का सिद्धांत होता है, अर्थात डिसकंटिन्यूटी का जो है क्या होता है, आपका सिद्धांत होता है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आप सामने है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कारकों से द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम जुड़ाव से प्रभावित होता है। मतलब बच्चों का जो अधिगम है, बच्चे को जो सीखना है, वो किससे प्रभावित होता है?
पारिवारिक समाजीकरण से, समकक्षी संबंधों से, सांस्कृतिक मूल्य से, बच्चों का आत्मसम्मान। देखिए जो सीखना जो होता है ना हर जगह होता है, चाहे वो आपके समाज में हो, चाहे वो आपके सहपाठियों के बीच हो, या आपके सांस्कृतिक मूल्यों से हो, या बच्चों के आत्मसम्मान से हो। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट बन रहा है, क्योंकि विकास जो है सभी तरह से जो है प्रभावित होता है। जब सीखना बच्चा हर तरह सीखता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरणों में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो जीन पियाजे के जो है 4 स्टेजेस हैं, जिसमें SPCF के नाम से हम लोग निमोनिक है आपके, जिसमें सेंसरी मोटर आ गया, प्री जो है ऑपरेशनल आपका आ जाता है। तो उसी में ये पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व यानी ये 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक आती है जीन पियाजे के। निम्न से क्या कर पाते हैं, क्या कर पाता है बच्चा जो है इस समय जो है क्या कर लेता है। प्रतिलोमिक चिंतन, यानी कहने का मतलब होता है कि रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। तो नहीं, रिवर्सिबल थिंकिंग तो एक तरह से देखा जाए तो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, ना कि पूर्व संक्रियात्मक आना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से औपचारिक में आती है। प्रतीकात्मक खेल, हाँ देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ये 2 है, प्रतीकात्मक खेल। 3 चीज़ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल आपको 3 बातें याद रखनी है। बच्चे के अंदर सजीववाद आ जाता है, बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक खेल आ जाता है, और बच्चा जो होता है वो अहम केंद्रित हो जाता है। बाकी ना ही उसके अंदर संरक्षण आता है, ना ही उसके अंदर केंद्रीकरण आता है। ये सभी चीज़ों की क्या होती है, उसमें कमी होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में पूरी तरह से जो है क्या होता है, बच्चा प्रतीकात्मक खेल क्या करने लगता है, खेलने लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा आंसर जो है हमारा बिल्कुल जो है अप्रोप्रिएट होगा और सही होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, यानी कहने का मतलब है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अभी हम लोग पीछे ही बात करके आए हैं, पर अभी दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि नहीं समझ पा रही है। यानी दूसरे व्यक्ति की दृष्टि को जो है समझ नहीं पा रही है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। यानी जो उससे परे हैं, जो वो नहीं कर पाती, उससे बहुत जल्दी वो परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से वो कौन से चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, वो प्रतीकात्मक खेल दर्शा रही है। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि प्रतीकात्मक खेल कब आ जाता है पूरी तरह से, प्रतीकात्मक खेल बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको समझा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो क्या कहता है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ये जो क्वेश्चन आ गया है, ये आपके जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास का जो है एक सिद्धांत दिया जाए, जिसमें इन्होंने टोटल जो है आपके जो है इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, और उसमें अलग अलग लेवल्स में सब में क्या है अलग अलग जो है स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। तो आइए हम उसके बारे में भी जानेंगे, आगे वीडियो में बने रहिएगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से में सम्मिलित है। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में क्या सम्मिलित है। पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। पहला कह रहा है, हम ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग देखना है हमको, निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है नहीं है, या संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और चौथा ऑप्शन है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि जो आपका जो नैतिक विकास जो होते हैं वो चरणों के स्वरूप क्या होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल क्या है, आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आप जो है राइट क्लिक किए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, हमारे ले वाइगोत्स्की साहब हैं, ये SCL की बात करते हैं, सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, ये पाठ ढांचा स्केप फोल्डिंग बाकी सारी बातें यही करते हैं, समीपस्थ दोस्त का ZPD की बात यही करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस बात में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार
निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है किस में इस्तेमाल करना चाहिए, केवल अध्यापन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, केवल मूल्यांकन के लिए करना चाहिए, या फिर प्रवाही बौद्धिक पहचान के लिए करना चाहिए, या अध्यापन और मूल्यांकन के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो आपका जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, वो क्या होता है कि अध्यापन के लिए भी होता है और मूल्यांकन के लिए भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन किया है वो बिल्कुल क्या है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। आधा हल किया उदाहरण देती है यानी बच्चा या शिक्षक जो उसको पढ़ा रहा है और कुछ उदाहरण जो है उसको आधा हल करके दे दिया और फिर कह दिया लो इसे तुम खुद करो। फिर बच्चा उसे करेगा और फिर करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, और जब बच्चे को जब प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा जो है अपने टीचर से पूछेगा कि टीचर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चे को टीचर के द्वारा क्या दिया जाएगा, स्केप फोल्डिंग दिया जाएगा, उसको पाड़ दिया जाएगा, उसको मचान दिया जाएगा, ऐसे वर्ड दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल जो है आपका राइट हो जाएगा कि वो क्या करेगी, टीचर द्वारा ऐसा कर रही है इसलिए रणनीति का इस्तेमाल किया है ताकि उसको क्या दिया जाए, पाड़ दिया जाए, स्केप फोल्ड किया जाए उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सी विवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है आपका हिंदी में नॉट नहीं लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है तो सीबीएसई जो है इंग्लिश को प्रिपेयर करती है। अगर इंग्लिश में है तो अगर आपके क्वेश्चन लगता है कि नहीं हमारे क्वेश्चन पढ़ने के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो गलत हमको समझ में नहीं आ रहे, तो आप एक बार इंग्लिश में जाके जरूर देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। लिखा है अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा के माहौल के अनुसार है। यानी प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चों के हित के बारे में बात किया जाए, बच्चों को भगवान की तरह माना जाए, उनको अलग थलग ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए। इस तरह का निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना होनी चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन ये आपका है जो है आपके इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर और इसका जवाब दीजिए आप लोग। आपके अनुसार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आपको सही लग रहा है। और यहाँ हमको बताना है कि जो नहीं है, यहाँ देखिए निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, देखिए बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, बच्चा बहुत एक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। ये जॉन डुई बीसी प्रगतिशील कक्षा की बात में जॉन डुई भी ये भी बोलते हैं। भय मुक्त अधिगम पर्यावरण यानी बच्चा का जो इन्वायरमेंट है, जो उसका क्लासरूम है वो भय मुक्त होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बच्चे को, बच्चा डरेगा तो कर नहीं पाएगा, तो ये भी राइट लग रहा है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट है, कोई बच्चा जो है एक समान नहीं है, कोई किसी चीज़ में तेज होगा, कोई किसी चीज़ में तेज होगा। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कह रहा है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, यानी अध्यापक इतना मतलब दृढ़ है, इतना मतलब रिजिड टाइप का है, बच्चे डरेंगे वो करेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका फोर्थ जो है वो क्या है गलत है। और जो गलत है इसमें गलत ही पूछा था, तो जो गलत है वही क्या है आपका सही आंसर है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं आगे और बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे और करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, दूसरा यह विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरों के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, और चौथा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो बताइएगा इसका जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो जितने लोग जो है ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं या तो चौथा नंबर दे रहे हैं ऑप्शन को, वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं सही दे रहे हैं। पृथक नहीं करना चाहिए क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पनाओं के अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को जो होता है उनके बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको पृथक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कहता है, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन हर साल पूछता है। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर जी थे उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था।
ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिक को निष्पादित करने में मददगार है। देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने देखा? हार्वर्ड गार्डनर ने। बात तो बहुत ही सही है, यानी इसका पहला जो है ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे की तरफ चलेंगे। यह सामान्य बौद्धिक को बढ़ाने में मददगार होता है, यह तारक विद्यार्थी को बनाने में मददगार होता है, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है, जो सबसे सटीक आंसर है, वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल क्या है आपका? राइट है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है जो बुद्धि के जो तरह तरह के अध्यापक की रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबुद्धि को निष्पादित करने में क्या होती है? मददगार होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक 1.5 से 2 साल का जो बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा हो या एक 2 साल का बच्चा हो, 2.5 साल के बच्चे की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उचित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो ये बिल्कुल आप याद करने वाली एक प्रश्न है। बिल्कुल आपको इस प्रश्न को बिल्कुल क्या करना है? आपको याद करना है। इसको हम बोलते हैं तार प्रेषित वाचन। ठीक है, इसी को हम लोग टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। यानी जो 6 सप्ताह का बच्चा होता है, वो सबसे पहले क्या करता है? तो वो एक मतलब ऐसे ही बलबलाता है, बकवाद जिसको यहाँ लिखा है, बैबलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद वो जो है जो 6 महीने का बच्चा होता है, फिर इसके बाद 1 साल का, जो 1.5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो तार प्रेषित टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तार प्रेषित वाचन को हम लोग टेलीग्राफिक स्पीच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तार प्रेषित वाचन अगर कहीं लिखा हो तो आप समझिएगा कि यहाँ टेलीग्राफिक स्पीच की बात हो रही है, या फिर आप इंग्लिश में भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर जो दूसरा नंबर था वो बिल्कुल राइट था। जिस लोगों ने भी आंसर नंबर 2 दिया था वो बिल्कुल क्या है? राइट है। बाकी लोग अपना देखते रहिए कितने क्वेश्चन सही बनते हैं आज के क्वेश्चन से। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? ये कथन क्या दर्शाता है? यहाँ ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पुरुषों और महिलाओं को अलग थलग किया जाता है। ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को, विभेदीकरण को, दोनों लिंगों के बीच अनुशासिक भेद को, या लैंगिक स्थिरता को। तो यहाँ पर जो पुरुष और महिलाओं को क्या दर्शाया जा रहा है? तो ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिता है कि सिर्फ लड़कों के पास दिमाग होता है, लड़कियों के पास दिल होता है, लड़कों के पास दिल नहीं होता है, या लड़के रोते हैं और लड़कियाँ सिर्फ रोती हैं और लड़के जो है नहीं रोते हैं, दिल के कठोर होते हैं। तो ये सब किसके टाइप्स हैं? ये सब लैंगिक रूढ़िवादिता के जो है क्या है आपके, जो है आपके ये प्रकार है लैंगिक रूढ़िवादिता के। तो इस तरह से जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? सॉरी, 14 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है इस तरह से समाप्त हुआ। तो 14वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय सोचती हैं। इसका जो सही आंसर था वो क्या था आपका? लैंगिक रूढ़िवादिता थी। 15 क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? ऑप्शन 1 अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन 2 स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। ऑप्शन 3 केवल मानक। देखिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मानक शब्द आ गया। विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो तैयार करना। क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में निम्न कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? तो जो गलत है वही क्या है हमारा? सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या लग रहा है हमें? गलत लग रहा है, और जो गलत है वही हमारा क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 क्या हो गया आपका? सही हो गया। जितने लोग भी 3 का ऑप्शन को सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल क्या है आपके? राइट हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वंचित जो आपके वंचित समूह के जो बच्चे हैं, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो एक अध्यापक जो है क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता को या शिक्षा में साम्यता को, सुविधा से वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति को, या विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को। तो यहाँ पर देखिए समानता और साम्यता ये दो बहुत ही मतलब क्लोजली वर्ड है। याद रखिएगा, हमें इक्विटी पे ध्यान देना है, ना कि इक्वेलिटी पे, क्योंकि इक्विटी नीड के अकॉर्डिंग आती है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग आती है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग किया होगा वो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब देखिए,
स्वलीन क्या होता है, बच्चा खुद में बिजी होता है, वो अपने आप से नज़र से किसी दूसरे से नज़र नहीं मिला पाता है, स्वलीन होता है वो। गणित वैकल्य, जिसको गणित की समस्याओं को समझाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को गणितीय क्रिया को समझने में निरंतर चुनौती होती है। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे चलें। आलेख वैकल्य यानी लेखन से संबंधित है यहाँ पर, इसी को डिस्ग्राफिया भी कहते हैं। पठन वैकल्य, पढ़ने में डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो हमें पूछ रहा था कि जो गणित की जो संरचनाएं हैं उनको करने में जो बच्चा है वो क्या हो रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे थे वो बिल्कुल क्या है, आपके राइट है। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 18 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए नॉट भी लिखा हुआ है हिंदी में बिल्कुल मोटे शब्दों में। तो अक्सर आप देखिएगा जहाँ भी नॉट होगा उस पर कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, एक समावेशी संस्थान में एक श्रव्य बाधित यानी जो बोलने में सुनने में असमर्थ है, श्रव्य बाधित है वो, की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं हो गई। मतलब इसमें से क्या है जो गलत है, जो मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए हमें जिनसे उनको परेशानी हो। वीडियो और चलचित्र के प्रदर्शन के उपसर्गों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये बात तो सही लग रही है, वीडियो देखेगा, चलचित्र देखेगा तो उसको जो है ज़्यादा समझ में आएगा, वीडियो और चलचित्र के द्वारा जो होता है। अगला है, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति और शारीरिक गतिविधियों मतलब संकेतों का, जैसे नहीं होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं उनको जो है मुख बधिर जो होते हैं उनको जो है हाथों के हथेलियों को अंगुलियों को ऐसे घुमा घुमा कर दिखाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही राइट है क्योंकि उसको प्रॉब्लम सुनने में है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह से तो बोल ही रहे हैं, साथ साथ हाथों को भी हिला कर इधर उधर वो कर रहे हैं, तो ये भी बात सही लग रही है। यहाँ भी संकेत के माध्यम यूज हो रहा है। संप्रेषण होती मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। देखिए सिर्फ मौखिक, भैया सिर्फ बोलोगे सुनेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सुन ही नहीं पा रहा है, सुनने में असमर्थ है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर आपके जो है यहाँ पर 18 नंबर जो है एक तरह का जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, 2 मिनट, क्वेश्चन हाँ 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। जो 19 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से किसी कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर जो ऐसा टीचर क्या ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर कैसे से विश्लेषण नहीं करना चाहिए जिससे पूर्वाग्रह जो होते हैं, जो हमारे जो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो ऐसा ना हो कि वो उजागर हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, यानी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके आधार पर उनको वर्गीकरण कर दिया जाए। तो यहाँ तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमें बिल्कुल राइट लग रहा है, लेकिन आगे की तरफ भी जाएंगे, आगे का ऑप्शन भी हम देखेंगे कि आगे का ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अध्यापक का निपुणता उन्मुख, देखिए ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है, मास्टरी ओरिएंटेशन है यहाँ पे, ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये बिल्कुल राइट लग रहा है। अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ये भी सही है। जो बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा व्यवस्था करना। बच्चों की शिक्षा प्रणाली को यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध तथा चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित, ये सही बात है। यंत्रवादी जो रटने वाली व्यवस्था है उसको हमको क्या करना है, चुनौती देना है। तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी अभी तक किया होगा वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से जो है 19 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। एक, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए, मौखिक खोज और सोच को बढ़ावा देना चाहिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करना है, या अभिसारी, देखिए अभिसारी सोच तो ऐसे ही निगेटिव हो गया। ठीक है, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के लिए, विशिष्ट उपलब्धि और वर्ग के लिए नहीं, सिर्फ विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल गलत। मौखिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए, देखिए सृजनात्मकता का मतलब बच्चा का सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव है, जहाँ वो डिस्कवरी कर रहा है। यहाँ जो खोज वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है, बच्चा जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्या है, आपका राइट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए जो है थोड़ा प्रयास किया जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से थोड़ा समझाया जाए आपको। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका
जो है आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 या 20 कौन सा है, 21 है सॉरी, 21 को देखेंगे। कह रहा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है। पहला, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापकों के संवेग द्वारा, बच्चों के सकारात्मक का परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो बताइएगा इसका सही आंसर जो है आपका क्या होगा, जो है जल्दी से बताइएगा। चलिए अभी आप लोग जो है इसका जो है ऑप्शन जो है अपने हिसाब से जो है ढूंढ लिए होंगे। तो यहाँ जो है देखिए, बच्चों के वार्तालाप, बच्चा वार्तालाप करेगा तो अच्छा करेगा, वहाँ एक्टिव है बच्चा। अध्यापक के संवेगों द्वारा, कह रहा है संज्ञात्मक सहभागिता को किस प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है। सहभागिता को किस, तो अध्यापकों के संवेगों द्वारा। ये भी जो है एक कह सकते हैं कि हमारा जो है ये भी जो है आपके एक पॉजिटिव वे में ही लिया जा सकता है इसको भी। अध्यापक के संवेगों को, जैसे अगर गुस्से में है या फिर क्रोध में है या फिर दया में है, इस तरह की बात। बच्चों में सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, परस्पर संबंध अच्छे हैं बच्चे में, जितना ज़्यादा बच्चे एक दूसरे से अच्छे संबंध रखेंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन, देखिए बाहरी रूप से बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, मार नहीं कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते, इसलिए जो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा 1, 2 और 3 हमारा क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसलिए अब इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं 21 जो है क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 22 करेंगे। 22 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बच्चों की असफलता अक्सर, क्या कह रहा है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। सही बात है, बच्चे फेल नहीं होते हैं, सिस्टम फेल होता है। इसलिए हमें जब भी बच्चों को भगवान की तरह मानना है यहाँ पर, ठीक है, वो खासकर CDP में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है जो 22 है वो उसका देखेंगे। 22 जो है किस बात का समर्थन करता है, इसका आंसर करिएगा। पहला है कि स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है। देखिए विभेदीकरण, ये जो वाक्य लग रहा है ना, ये निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। देखिए बच्चे को, अगर बच्चे पर अभिभावक या फिर टीचर्स ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा जो है असफल होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा राइट लग रहा है। आगे चलेंगे। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालयों की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। यहाँ बच्चे जो है इसलिए असफल होते हैं क्योंकि सिर्फ विद्यालय के अनुपालन नहीं करेंगे तो इसलिए फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चे की योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते नहीं। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, बस क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे जो सेकेंड है ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल क्या लग रहा है हमें, आपको राइट लग रहा है कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं लेते हैं। यहाँ पे ये पूछा भी था कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इस जो कथन आपका यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 हो गया। 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। किसी संप्रत्यय को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए मीनिंगफुल होना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को उसके वास्तविक ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाए। परिभाषा वर्ड निगेटिव है, बिल्कुल गलत। बच्चों के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ा। देखिए उसके जीवन को उसके परिप्रेक्ष्य से जोड़ के पढ़ाएंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ भी जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों से बच्चे कॉपी नहीं कराना भैया, जो कहते हो छपवाना नहीं है, बिल्कुल गलत है। रट कर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल राइट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। जो है यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 20, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 था, ये आपका कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है। भैया जब तक बच्चे के अंदर डर होगा वो खुलकर जो है किसी बात को ना कह पाएगा, ना सुन पाएगा, अपनी बातों को नहीं रख पाएगा। जब तक अपने बच्चे अपनी बातों को रखेगा नहीं तब तक वो कुछ जानेगा नहीं। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। क्यों भाई, बच्चों में भय पैदा ही क्यों करोगे कि संभाल नहीं पाओगे, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन को जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो कौन लेगा जिम्मेदारी, बच्चे आते हैं विद्यालय में किस लिए, पढ़ने के लिए, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए तो कहा गया है कि सिस्टम फेल होता है, ना कि विद्यालय फेल होता है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। देखिए सही बात है, जहाँ भी आपको
त्रुटि शब्द दिख जाए ना, वहाँ एक थिंकिंग वर्ड आता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, बच्चे में असफलता और त्रुटि अच्छा होता है। बच्चे जितनी गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख नहीं पाएंगे। बच्चा जितना ज़्यादा गलती करेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की क्या है, चाबी है। इसलिए ये वर्ड बिल्कुल क्या है, आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है तीसरा ऑप्शन। फिर भी पढ़ेंगे, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो 24 का जो क्वेश्चन नंबर जो सी है, यहाँ पर 24 ये ना, हाँ 24 का जो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर क्या है, सी है, वो क्या लग रहा है आपका, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा वो बिल्कुल क्या है, राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए पुरस्कार क्या होता है, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। बच्चा अगर पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है तो वह एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड है, यानी वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरित है। बल्कि होना क्या चाहिए, उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षीण होती हैं। तो यहाँ पर बताइएगा इसका जो सही आंसर जो है क्या होगा, सोचिए और बताइएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 25 है। 25 का जो सही आंसर क्या है, वो क्या है कि जब बच्चे को हम पुरस्कार देंगे तो बच्चे की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो जो है आपकी सॉरी यहाँ पे ये रहा, जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। क्योंकि बच्चा सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए पढ़ने लगेगा, फिर वो ये नहीं, रुचि से नहीं पढ़ेगा, अपने मन से। उसको बार बार किसी चीज़ को करने के लिए उसको पुरस्कार चाहिए। कहीं जाएगा तो कहेगा हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तभी हम ये काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है 26 नंबर, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान को इंगित करता है। इसमें से कौन सा दल जो है उत्तम समस्या समाधान को इंगित करेगा। तो सृजनात्मकता, प्रतीकात्मक अम्यता की कमी और अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, प्रतिकृतात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अभिलक्षण कौन से दल उत्तम समस्या समाधान को इंगित करता है। तो जो सबसे बढ़िया कौन सा है, देखिए सृजनात्मक वर्ड बिल्कुल पॉजिटिव है, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी ये भी पॉजिटिव है, और अपसारी चिंतन ये भी, तीनों ही क्या हैं आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और ये जो पॉजिटिव है वो जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है वही ऑप्शन सबसे क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर जो है आपका क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इसको करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मान लो कोई शिक्षिका हैं, वो विद्यार्थियों की सफलता और असफलता के बारे में विचार कर रही हैं और अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं, ऐसा वो बता रही हैं। तो क्या ये कथन सही है। शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बहुत प्रभावित करती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने में एक दूसरे से बेहतर करने, देखिए ये प्रतिस्पर्धा वर्ड ही गलत है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में परीक्षण देना चाहिए, यानी बच्चे को कैसे भी करके उसको असफल नहीं करना है, बच्चे को क्या करना है, सफल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों को प्रचलन देते। नहीं भाई, सिर्फ इस बात पर नहीं ध्यान होना चाहिए कि बच्चा असफल फेल हो जाएगा, नहीं, उसको हमें इसलिए पढ़ाना है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं पढ़ाना है कि भैया असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सिर्फ ध्यान। इसलिए शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने के बेहद प्रभावित करती है। शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं बच्चों के सीखने के लिए क्या करती हैं, बेहद प्रभावित करती हैं। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका सही कर रहे हैं। आइए 28 नंबर जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक शिक्षिका जो है वो कक्षा में जो होती है सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार सजा का प्रयोग करके। देखिए पुरस्कार और सजा तो देना ही नहीं है भैया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर,
बच्चों की क्षमता के आधार पर उन्हें विभेदीकरण करके अलग। देखिए विभेदीकरण गलत है, पुरस्कार और सजा गलत है, 2 ऑप्शन आपको मिले। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी, देखो सिर्फ ये तो फिक्स्ड हो गया ना। फिक्सनेस तो जो है वो फिक्सनेस जो होती है वो क्या हो जाती है आपकी नेगेटिव वर्ड हो जाती है फिक्सनेस। तो बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी बचा, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके। भैया सत्ताधारी, टीचर को ऐसा नहीं होना है। टीचर को बिल्कुल कैसा होना है, बिल्कुल एक रिजिड नहीं होना है। टीचर को बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना है, उसको फ्लेक्सिबल रहना है। बिल्कुल बच्चे उससे इंटरेक्ट कर सके, बच्चे जो भी आए उनके मन में वो बच्चे जो टीचर से क्या कर सके, पूछ सकें। ऐसा नहीं उनको सत्ताधारी व्यक्ति में हाँ इससे हाँ तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि टीचर को ऐसा होना ही नहीं है। तो हाँ ऑप्शन तो ऐसे ही दोनों जो है हाँ ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। तो नहीं वाले ऑप्शन को ही पढ़ना है। नहीं, विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे कि उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मैंने अभी बताया ना कि अगर ज़्यादा रिजिड हो जाएगा टीचर तो बच्चे पूछेंगे ही नहीं। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षकों के अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है आपका, सी लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ है आप क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है आप सभी बताइएगा कि आपके जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके बिल्कुल सही बने हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यालयों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। कह रहा है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत के भय के। बात सही लग रही है, नहीं बात तो सही है कि बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई हाँ तुम लोग बोलो गलती होगी होगी कोई बात नहीं, बिना गलत होने के भय के। अरे गलती हो भी जाती है, क्या दिक्कत है। टीचर्स को ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब बच्चे अगर गलती भी करते हैं वो डांटे और बोले इतना नहीं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तर हमेशा सृजनात्मक स्पष्टता की कमी दर्शाता है। बिल्कुल गलत है। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें उत्तर को तुरंत समझ नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमें लग रहा है बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप सभी को जो है हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। आगे के सीरीज में जो है हम इसी 2000 ये जो आपका जो ये 16 जनवरी का पेपर है वहाँ पर मिस्टेक से लिख रहा है। 16 जनवरी का ये पेपर है और आपको ये सारी वीडियोस कैसी लगी। अब आगे जो है हम ईवीएस के सेम डेट के क्वेश्चन लाएंगे। उसी दिन के जितने सारे ईवीएस के क्वेश्चन है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन को करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को ही हम करेंगे। हिंदी और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग करेंगे डेली बाय डेली। तो आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आप सभी के इस 30 में से कितने नंबर आपके सही हुए हैं आपको। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।